आज के इस सेशन में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो फॉर्मेट है उसके बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉर्मेट मैंने डिस्प्ले किया हुआ है और दाहिने हाथ को सबसे ऊपर में डॉक्यूमेंट नंबर लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट का शॉर्ट करके डॉक लिखा हुआ है, डॉक नंबर QSD ऑब्लिक 4.1। QSD का मतलब है क्वालिटी सिस्टम डॉक्यूमेंट्स, और ऑब्लिक उसका क्लॉज नंबर दिया है 4.1 ऑब्लिक 01 कि इस क्लॉज का पहला डॉक्यूमेंट है ये। और कंपनी का नाम इसमें दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया है इसमें XYZ कंपनी। और फिर टाइटल है इस फॉर्मेट का कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उसी के नीचे नंबर लिखा हुआ है इशू नंबर 01, डेटेड जो भी जिस डेट में आप बनाएंगे वो डेट यहाँ पर आएगी। अब और नीचे आइए, इस फॉर्मेट में कई सेक्शन है, तो सेक्शन 1 जो है पहला सेक्शन वो इंटरनल इश्यूज़ के ऊपर है। कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल इश्यूज़ जो अंदरूनी मसले हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, और एक्सटर्नल इश्यूज़ जो बाहरी मसले हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। और अब आप देखिए इसका जो फॉर्मेट का जो हेडिंग्स हैं, पहला कॉलम जो है उसमें सीरियल नंबर दिया हुआ है, फिर इंटरनल इश्यूज़ दिए हुए हैं, फिर आगे बढ़ेंगे आप तो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ड ऑन SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ये है SWOT का मतलब, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। इसका एनालिसिस के ऊपर ये बेस किया हुआ है हमने, और इसके अंदर हमने 4 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम है रिस्क्स, दूसरा है एक्शन प्लान्ड एंड इंटीग्रेटेड विद QMS, तीसरा है अपॉर्चुनिटीज़, और चौथा है एक्शन प्लान्ड एंड इंटीग्रेटेड विद QMS फॉर अपॉर्चुनिटीज़। तो इसमें सीरियल नंबर 1 देखिए आप, कि सबसे पहला मुद्दा तो हमारा है कि जो हमारा स्टाफ है उनकी अवेलेबिलिटी और उनकी कॉम्पिटेंस, क्या उनकी योग्यता है, उनकी अवेलेबिलिटी कैसी है, वो हमें अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। अब आगे आ जाते हैं रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसमें रिस्क में क्वालिटी ऑफ मैन पावर, ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है कि अगर हमारे एरिया में जहाँ हमारी कंपनी काम करती है, अगर वहाँ अच्छे क्वालिटी की अच्छे योग्य लोग नहीं हैं, तो क्वालिटी ऑफ मैन पावर जो है ख़राब है, तो एक ये रिस्क बन जाता है। और एक्शन हमने क्या प्लान किया हुआ है, कॉम्पिटेंसी गैप एनालिसिस करेंगे, और साथ में उनका ट्रेनिंग उनकी अरेंज की जाएगी। और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट स्टाफ में, कि अपॉर्चुनिटीज़ में आ जाता है कॉम्पिटेंट लीडरशिप, की हमारी लीडरशिप जो है वो बड़ी कॉम्पिटेंट है और हम रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं, B। और C है कि हमारा स्टाफ जो है बड़ा मोटिवेटेड है और टीम वर्क के हिसाब से काम करता है। और E, एम्प्लॉय एंगेजमेंट बहुत अच्छा है। क्रिएशन ऑफ सिक्योर एनवायरनमेंट, कि हमारा जो वातावरण है उसमें लोग महसूस करते हैं कि उन्हें कोई ख़तरा नहीं है, तो सिक्योर्ड एनवायरनमेंट है हमारा। और एनहांस्ड
एम्प्लॉई बेनिफिट्स, एनहांस्ड एम्प्लॉई बेनिफिट्स, जो हम एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स देते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं और कंपनियों के मुकाबले में। और इसके बारे में एक्शन, जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका जो हमने एक्शन की प्लानिंग की है वो है एक्शन प्लान्ड एंड इंटीग्रेटेड विद QMS। एक्शन जो हमने प्लान किया है और उसको इंटीग्रेट कर दिया है अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ में। तो ऑब्जेक्टिव प्लानिंग हम कर रहे हैं और साथ में प्रोसीजर और ट्रेनिंग हमने बनाया हुआ है जिसके हिसाब से हम ट्रेनिंग देंगे। तो इस तरीके से हमने एक ऑब्जेक्टिव प्लानिंग का लेके चले हैं और उसको अपने सिस्टम में इंटीग्रेट किया है। और प्रोसीजर ऑन ट्रेनिंग, इसको एक प्रोसीजर हमने ले करके डाला हुआ है अपने प्रोसीजर मैनुअल में ट्रेनिंग के ऊपर कि कैसे हम ट्रेनिंग को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे ट्रेनिंग देंगे उनको, फिर उसको एसेस करेंगे कि इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, कौन ट्रेनिंग देगा, कब ट्रेनिंग होगी, कहाँ होगी, ये सारी डिटेल उसमें आपको मिल जाएगी। तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट जो है, जो इंटरनल इश्यूज में स्टाफ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ एंड कॉम्पिटेंसी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, इसको थोड़ा फॉर्मेट को ऊपर खिसकाते हैं और दूसरे नंबर पे आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। पहली चीज़ हो सकती है उसमें कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट डिस्पोजल, लैक ऑफ स्टैट्यूटरी परमिशंस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आती हैं रिस्क में। तो रिस्क क्या है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है तो वो रिस्क हो जाएगा हमारे लिए। और वेस्ट डिस्पोजल ठीक नहीं है तो वो भी रिस्क है। और लैक ऑफ स्टैट्यूटरी परमिशंस अगर नहीं है तो वो भी एक रिस्क है। और उसको हैंडल कैसे करेंगे? प्लानिंग, इसके नेक्स्ट कॉलम में प्लानिंग एंड प्रोविज़न ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एट ऑल साइट्स, कि हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो जो चीज़ चाहिए वो हर साइट के ऊपर देंगे, हर स्थान के ऊपर वो मुहैया कराएंगे और ट्रेनिंग भी देंगे। और सुपरविज़न और कंट्रोल जो है 100% होगा हमारा, कि रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है हमारी पूरी हो, 100% हो। और अपॉर्चुनिटीज़ देखिए हमारे पास क्या अवेलेबल है, ये नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि हमारे पास गवर्नेंस है, हम कंप्यूटर के थ्रू मॉनिटर करते हैं सारी चीज़ें, गवर्नेंस है हमारे पास। और इम्प्रूव ट्रेनिंग फैसिलिटी है हमारे पास, प्रॉपर मेंटेनेंस एंड चेक्स हैं हमारे पास, फुल कंप्लायंस टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये हम पक्का करते हैं कि हमारी कंप्लायंस पूरी हो। तो हर एक के आगे में आपके रिमार्क्स डाला हुआ है कि गवर्नेंस जो है वो हमारी एफर्ट्स आर ऑन। अभी गवर्नेंस प्लेस में नहीं है, मगर जल्दी हम कोशिश करके इसको चालू कर देंगे। अब देखिए प्रॉपर मेंटेनेंस एंड चेक्स, इसके आगे लिखा है एंश्योर्ड थ्रू AMCs, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम इसको पक्का करते हैं। और लास्ट पॉइंट के आगे लिखा है 100% कंप्लायंस एंश्योर्ड, कि फुल कंप्लायंस टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो हम कंप्लायंस जो है अपनी 100% जो है वो पक्का करते हैं। अब आगे आ जाते हैं, आगे चलते हैं और तीसरे नंबर पे है देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। इसमें कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है, इसमें कोई रिस्क नहीं है हमारे पास। और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें ये है कि रेगुलर फंड फ्लो है हमारा, गुड रेपुटेशन है मार्केट में, और स्ट्रॉन्ग हमारे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो प्रोसेस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और इसकी हमारी 100% कंप्लायंस भी होती है। अब आ जाइए चौथे नंबर पे, डिज़ाइन कैपेबिलिटी। तो डिलेज इन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स एट साइट, एक ये रिस्क हमारे पास बना रहता है। रेगुलर मीटिंग विद द हेड ऑफिस एंड क्लाइंट एंड आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट जो हमारा है उसके साथ में रेगुलर मीटिंग करके
इसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। और अपॉर्चुनिटी क्या है? गुड एक्सपोजर टू डिज़ाइन एस्पेक्ट्स, कि हमारी जो नॉलेज है डिज़ाइन एस्पेक्ट्स के बारे में बहुत अच्छा हमारा एक्सपोजर है, हमें उसकी पूरा ज्ञान है। और मेड अवेलेबल बाय द सीनियर स्टाफ, सीनियर स्टाफ हमारा जो है वो इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जानता है। अब आइए आगे, नंबर 5, लैंग्वेज स्टेटस। कोई इशू नहीं है इसमें, दिल्ली एनसीआर में है हम, और इसके बारे में कोई इशू नहीं है। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, लैंग्वेज इशू कोई नहीं है। अब नेक्स्ट है नीड टू अडॉप्ट ISO 14001, कि इसकी ये एक रिस्क है कि हमारे पास एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो सिस्टम है और सेफ्टी से रिलेटेड सिस्टम जो है वो अभी नहीं है, हम केवल क्वालिटी का सिस्टम लेकर के चले हुए हैं। तो इसमें वैसे अभी कोई इशू कोई नहीं है हमारे पास, तो हमने लिख दिया इसमें कि कोई इशू नहीं है इस वक्त। और नो प्रेशर फ्रॉम क्लाइंट्स, और अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये है कि कोई प्रेशर नहीं है क्लाइंट की तरफ से कि आप ये सिस्टम्स को लागू करिए। अब आ जाते हैं नंबर 7 पे, वैल्यूज़। वैल्यूज़ में आप देखें कि नंबर 7 पर है वैल्यूज़, और वैल्यूज़ में कोई इश्यूज़ नहीं है हमारे पास, जो हमारे वैल्यूज़ से रिलेटेड कोई भी मुद्दे नहीं हैं। तो इसलिए, और अपॉर्चुनिटी क्या है कि कॉम्पिटेंट स्टाफ है, एडिक्वेट लीडरशिप है, लीडरशिप हमारे पास पूरी है, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट है। अच्छा, अब हम नंबर 8 पे आते हैं, कल्चर। कल्चर में भी हमारे पास रिस्क कोई नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, इसलिए हम नो इश्यूज़ लिख दिया उसको। और अपॉर्चुनिटी में कमिटेड टू गुड वैल्यूज़ एंड नो कल्चरल डिफरेंसेस, कोई हमारे संस्थान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए, और इस पर कोई एक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आगे का कॉलम हमने खाली छोड़ा हुआ है। नंबर 9 पे आ जाइए, नॉलेज। नॉलेज में कॉम्पिटेंस गैप एनालिसिस हमने नहीं किया है, तो ये एक रिस्क है, और एक्शन हमने शुरू कर दिया है इसके ऊपर, ये हमारा रिमार्क है इसमें। और कॉम्पिटेंट टॉप मैनेजमेंट है हमारे पास, एनहांस्ड ट्रेनिंग प्लान्ड एज ऑब्जेक्टिव, हमने प्लानिंग की हुई है इसकी, और नॉलेज शेयरिंग में ऑब्जेक्टिव प्लानिंग की हुई है कि हम आपस में जो हमारा ज्ञान है उसको बांट के चलेंगे। अब देखिए 10 नंबर पे आ जाइए आप, हमारे पास टोटल 12 पॉइंट हैं इसमें, अब हम 10 पे पहुंच गए हैं। 10वां है परफॉर्मेंस, तो इसमें रिस्क में आता है limitations imposed by customers एंड सैचुरेटेड मार्केट, तो ये हमारे परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो जाता है रिस्क बन करके। और टॉप मैनेजमेंट इंटरवेंशन वेयर नेसेसरी, हमारा टॉप मैनेजमेंट बराबर बातचीत करता है कस्टमर से और हर चीज़ का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। एक्सप्लोरिंग मार्केट्स इन अदर स्टेट्स वेयर प्रेजेंस नॉट सो स्ट्रॉन्ग, और हम दूसरे प्रदेशों में भी अपना मार्केट तलाश रहे हैं जहाँ पे कि अभी हमारी प्रेजेंस इतनी तगड़ी नहीं है। अब अपॉर्चुनिटीज़ में देखिए, ग्रोथ ओरिएंटेड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाइक मेक इन इंडिया, ये सरकार की पॉलिसी चल रही है, तो इसका हम फ़ायदा उठाना चाहिए हमें। एक्सप्लोरेशन ऑफ अनटैप्ड मार्केट, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, तो लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड एनसीआर, ये हमारा रिमार्क है इसमें। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 11 पर, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कोई इशू नहीं है हमारे पास, कोई ख़तरा नहीं है हमें। और एम्पल स्कोप फॉर एक्सपेंशन, हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास बहुत स्कोप है और हम करेंगे भी। कंसिस्टेंट ग्रोथ एज ऑब्जेक्टिव, हमने इसको कंसिस्टेंट ग्रोथ को, कि हमारी लगातार ग्रोथ होती रहे, इसको हमने ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है। और लास्ट पॉइंट इसमें जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, आप और भी ज़्यादा पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टेटस ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है अभी, क्योंकि कस्टमर की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है।
और एनवायरनमेंट जो अपॉर्चुनिटी है हमारी कि एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है, एनवायरनमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, और कॉम्पिटेंट मैन पावर हमारे पास अवेलेबल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। अब आ जाते हैं हम नंबर दूसरी टेबल के ऊपर जो एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं। उसमें पहला हमने लिया हुआ है मार्केट एंड कंपटीशन। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, ये एक रिस्क है कि हमारे कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो कंप्लायंस टू QMS हम करते हैं, एक्शन प्लान किया है हमने इसमें, और प्लानिंग फॉर ISO 14001 ताकि हम लोगों को कंपटीशन दे सकें कि हमारे पास एनवायरनमेंट सिस्टम भी आ जाए। और अपॉर्चुनिटीज़ में देखिए एक्सपेंडिंग मार्केट है, और रिपीट मार्केट की स्पेलिंग इसमें ठीक नहीं दी हुई है, वो आप ठीक कर लीजिएगा। रिपीट कस्टमर्स हमारे पास आते हैं। इन दोनों में एक्शन प्लान एंड इंटीग्रेटेड टेंडरिंग डिवीज़न फुल्ली एक्टिव है इस बारे में, और गुड ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा। तो रिपीट कस्टमर्स हमारे पास आते रहते हैं। और अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, और पॉइंट नंबर 2 है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। इसमें टाइम कंस्ट्रेंट ज़रूर है हमारा एक प्रॉब्लम जो रिस्क है हमारे पास, और बजट कंस्ट्रेंट भी है। ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव एज टाइमलाइन टू क्लाइंट्स, नो कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी, ये हमारा एक्शन इसमें ले रहे हैं हम। और कमिटेड अपॉर्चुनिटी क्या है, कमिटेड टॉप मैनेजमेंट है हमारे पास। कंपनी पॉलिसी, मिशन, विजन ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सूट करती है, और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन देते हैं हम अपने कस्टमर को ताकि उनकी समझ में सारी चीज़ें आ जाएं। और सी है ट्रेंड एंड कमिटेड मैन पावर टू एंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड एक्सेलेंट ट्रैक रिकॉर्ड। तो ये हमारा सी में है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन टू द कस्टमर्स। ये हम कस्टमर्स को इसके बारे में बताते हैं पूर्ण रूप से ताकि वो सेटिस्फाइड रहें। तीसरा आ जाता है लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड क्लियरेंसेस। मोर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस फॉर कंप्लायंस हैं, ये एक रिस्क है। डिलेज इन क्लियरेंस एंड वेस्टेज सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल, और आर्बिट्रेशन केसेस हमारे ऊपर चल रहे हैं। तो ये हमारे पास रिस्क हैं, और इन सब का जो पोजीशन है इनके सामने हमने लिखी हुई है अगले कॉलम में, वो आप देख सकते हैं। और उसके अगले कॉलम में आ जाइए अपॉर्चुनिटीज़। वेस्ट मिनिमाइजेशन मेजर्स हमने ले रखे हैं, और नॉलेज बेस हम बढ़ाते जा रहे हैं अपने लोगों का। तो रेगुलर स्टाफ की ट्रेनिंग और स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस ये हमारे पास अवेलेबल है। चौथा हमारा आ जाता है टेक्नोलॉजिकल, चौथे नंबर पे है टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़। तो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ में कोई इशू नहीं है अभी कस्टमर के साथ, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी जो हमें चाहिए वो अवेलेबल है। और ऑल्टरनेटिव मेथड्स अडॉप्टेड फॉर डस्ट रिडक्शन, ये हमने एक अपना इम्प्रूवमेंट किया हुआ है कि डस्ट को हमें रिड्यूस करना है हर हालत में। तो डस्ट को हम रिड्यूस कर रहे हैं, और ऑल्टरनेटिव मेथड्स इसमें अडॉप्ट कर रहे हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इजी एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स में हमारी इजी एक्सेस और एडिक्वेट नॉलेज, इसमें कोई एक्शन नहीं हमने प्लान किया है अभी फ़िलहाल। और पांचवा नंबर आ जाता है कल्चरल एंड सोशल इश्यूज़, कोई इशू नहीं है। और जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी हमने लिखी हुई हैं। छठे नंबर पर एक्शन कोई नहीं प्लान किया इन पे, क्योंकि सब जगह एक्शन प्लान करना ज़रूरी नहीं है। और छठा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल राइवलरीज अवेलेबल हैं होती हैं, तो ये हमारा रिस्क है। एक्शन कोई अभी फ़िलहाल प्लान नहीं किया है। ग्रोथ ओरिएंटेड एनवायरनमेंट है, अच्छी बात है ये, मगर एक्शन अभी हमने फ़िलहाल कोई प्लान नहीं किया है। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, ये लंबा प्रोसेस है, धीमा प्रोसेस है, टार्डी प्रोसेस है, तो इसमें भी कोई इश्यूज़ अभी नहीं है फ़िलहाल। और हमारा नॉलेज बेस बहुत अच्छा है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी है। और कॉम्पिटेंट रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ये हमारी अपॉर्चुनिटी है। आठवें नंबर पे आ जाएं तो आउटसोर्सिंग अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, इसमें नो रिस्क ड्यू टू कमिटेड लेबर,
और स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग एंड इंटरेक्शन एट वर्क साइट, ये हमारा रिस्क कवर हो रहा है इसमें। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, रेगुलर ट्रेनिंग हम देते हैं, तो इस तरीके से ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास ट्रेनिंग देने की, जिसको हम बराबर देखते रहते हैं। और क्रिएशन ऑफ डेडिकेटेड एजेंसीज़, कि जो एजेंसीज़ हमारे लिए काम कर रही हैं वो ही लगातार काम करती रहें, तो इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि उनको पूरा सेटिस्फेक्शन हो हमारी तरफ से, पेमेंट टाइमली मिले और ये सारी चीज़ें होती रहें। प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर असेसिंग परफॉर्मेंस ऑन रेगुलर बेसिस। 9वां नंबर है पावर अवेलेबिलिटी, पावर फेलियर्स होते रहते हैं, पावर बैकअप इज़ मेड अवेलेबल, ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। और कैप्टिव पावर के ऑप्शंस हैं यूज बाय दी, जो हम इस्तेमाल करते हैं। और डेवलपिंग आउटसोर्स एजेंसीज यूज्ड एज नेसेसरी, ये ऑप्शन हम जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ एक्सरसाइज करते हैं। मटेरियल अवेलेबिलिटी में इनएडिक्वेट स्पेसिफिकेशन से, ये हमारी एक रिस्क रहती है, तो रिव्यू करते रहते हैं इसको ताकि वो रिस्क कम से कम हो। और स्ट्रॉन्ग परचेज टीम है हमारे पास, ये हमारी अपॉर्चुनिटी है। ग्लोबल सप्लायर्स हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग टीम इन प्लेस, ये हमारी स्ट्रेंथ है इसमें। और पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एक्सपर्ट्स, फॉरेन प्रोजेक्ट्स, अनफेमिलियर एनवायरनमेंट, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड फॉरेन प्रोजेक्ट्स, इसमें हमें नॉलेज नहीं है इसकी, इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये अनफेमिलियर एनवायरनमेंट है, इसमें फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं ले रहे। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं इसमें, हमारे पास कंट्री के अंदर ही बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसलिए हम अभी समझते नहीं कि बाहर एक्सपोर्ट करने की हमें कोई ज़रूरत हो। और इंटरेस्टेड पार्टीज़ रिलेवेंट टू QMS, जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं जिनको कि QMS से वास्ता पड़ता है। लैक ऑफ अवेयरनेस बाय द क्लाइंट, एक ये रिस्क है जिसमें कि हम एजुकेट करते रहते हैं क्लाइंट को थ्रू इंटरेक्शन, ताकि वो रिस्क कम से कम बना रहे। और कंप्लायंस, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की पूरी कंप्लायंस करते हैं हम, और ये ऑलरेडी एक्शन में है। और आगे देखिए आप 13 नंबर पे रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज़, डिमांडिंग कस्टमर्स हैं हमारे, तो उनकी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी रहती हैं, तो उसको अभी कोई प्रेजेंटली कोई इशू नहीं है हमारा। और एम्पिल इन हाउस हमारा पोटेंशियल बहुत है, और इस पर कोई अभी एक्शन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। और देखिए ये नोट इसके नीचे लिखा हुआ है, दिस डॉक्यूमेंट इज़ रिव्यूड पीरियडिकली ड्यूरिंग मैनेजमेंट रिव्यूज, फीडबैक फ्रॉम द इंटरेस्टेड पार्टीज़ इज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो इस डॉक्यूमेंट को हमें टाइम टू टाइम रिव्यू करना होता है, और इसको अप्रूव जब पहले हम बनाते हैं तो मैनेजिंग डायरेक्टर अप्रूव करता है, और प्रिपेयर्ड बाय सिस्टम कोऑर्डिनेटर, जिसको हम मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव बोलते थे, अब हम उसको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कोऑर्डिनेटर कहते हैं, और वो इसको बनाता है। और MD मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो इसको अप्रूव करते हैं। और टाइम टू टाइम ये रिव्यूड ऑन, ये कई बार जब भी हम रिव्यू करेंगे तो इसमें एक रिव्यूड ऑन करके डेट डाल देंगे, और QMS कोऑर्डिनेटर के दस्तखत हो जाएंगे, क्योंकि QMS कोऑर्डिनेटर ही इसको रिव्यू करता है। तो ये फॉर्मेट का एक हमने शेप आपको सजेस्ट की है, इसमें आप अपनी तरफ से पॉइंट्स डाल सकते हैं जो भी डालना चाहें, और उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेट किस तरीके से हमने बनाया है। और अब फिर मैं ये जो हमारे वीडियोस हैं ये आपको लगातार मिलते रहें समय से, इसके लिए आप प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक भी दीजिए और शेयर भी करिए आपस में, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं फिर अगले संडे को फिर इस वीडियो में जो कमियां रह गई हैं उसको मैं कोशिश करूंगा कि आगे के वीडियोस में वो ना आने पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, और अगले संडे फिर मिलते हैं, बाय।